पत्रक 51 जिसमें है एक कहानी जिसे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे इस कहानी को। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? तो सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ में भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और जो कुछ खिलौने उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ी खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर लेके जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह छोड़ी लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अमन ने व्यापार पर जाने के पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? लोहे की छड़ी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? कुछ चूहे ने उसे खा लिया था। सलीम ने बोला अमन से कि उसको कुछ चूहे ने खा लिया है। इस कहानी में लालची कौन था? सलीम, जिसने झूठ बोला कि लोहे की छड़ी को चूहों ने खा लिया है। वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? हम अमन की जगह होते तो शायद क्रोध में आकर उससे लड़ पड़ते और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते। तो अमन ने अपने धैर्य का काम लिया और समझदारी से काम लिया, तो उसको अपनी छड़ी भी मिल गई और झगड़ा भी नहीं हुआ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन, 51 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे मुहावरों का प्रयोग कर पाना। आप किस तरह से मुहावरों के प्रयोग करते हैं और देखेंगे एक पैराग्राफ में मुहावरों का किस तरह से यूज हुआ है। तो पैराग्राफ रीड करेंगे। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गीदड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे थे। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का मालूम पड़ जाता। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना यानी पता लगना कि क्या चल रहा है। ठीक है। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 नहीं, भाग जाना तेजी से। ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना यानी एक ही जैसी आदत थी दोनों की। ठीक है। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी लेकिन वह चिकना घड़ा निकला। वो पलट गया और वह भी छूमंतर हो गया यानी भाग गया। गीदड़ का दिल टूट गया यानी बहुत निराश हो गया। तो यहाँ पर मुहावरों के सही अर्थ बताने आपको क्वेश्चन की। एक ही थाली के चट्टे बट्टे अर्थात एक जैसी आदत होना। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। चिकना घड़ा, किसी बात का असर ना होना। जैसे गिद्ध पर किसी बात का असर नहीं हुआ। चिकना घड़ा यानी जैसे चिकना घड़ा होता है जिसपे पानी का कोई असर नहीं पड़ता, इसी तरह से उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ और छूमंतर हो गया। ठीक है। वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है तो बना बनाया काम बिगड़ जाना। घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए अर्थात सहायता करना। मुसीबतों में लोग आंखें फेर लेते हैं अर्थात प्रतिकूल होना। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी अर्थात धोखा देना या चकमा देना। माँ गुस्से में लाल थी, बहुत गुस्सा होना। चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था अर्थात बहुत तेज दौड़ता था। मीना ने नाक में दम कर लिया अर्थात परेशान कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। पलक झपकना अर्थात पलक आंख बंद होना। पलक झपकते ना अपनी आंखें बंद हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आंखें बंद हो जाएगी। पलक झपकना। तो कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है। अब अगला क्या हो जाएगा? सैनिकों ने आतंकवादियों के क्या छुड़ा दिए? छक्के छुड़ा दिए। अगला है अपमानजनक शब्द सुन के वो क्या हो गया? आग बबूला हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना था कोई भी एक मुहावरा। तो कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी अर्थात वो पलक को वो झपकाने लगा, उसे नींद आने लग गई। ठीक है। इसी तरह से सैनिक, इसमें आंख बंद होने लगी नहीं होगा, होना लगी बन ही नहीं रहा है। ठीक है। सैनिकों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। अपमानजनक शब्द के
शब्द सुन के वो आग बबूला हो गया। तो इस तरह से आपको आना चाहिए मुहावरों का यूज़ करना वाक्यों में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक था जिसमें मुहावरों का प्रयोग करा। और कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन, तो वर्कशीट 53 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। रमा खाना बना रही है, रहा है, रही है, रहे है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ये प्रेजेंट टेंस को फॉलो करते हैं, वर्तमान काल को दर्शाते हैं। है, ही है या रहा है, रही है, रही है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल। कुत्ता भौंक रहा था, थे, थी आता है भूतकाल में, या आ की ध्वनि गया है ना, भेजा। तो ये सभी जो होते हैं ये होते हैं भूतकाल के। तो यहाँ पर ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा भूतकाल। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं आ रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। चित्रकार चित्र बनाएगा, गा आ गया ना, तो ये हो गया गागेगी, तो यहाँ पर होगा भविष्य काल। ठीक है। बादल गरज रहे थे भी भूतकाल में आएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है ये। अगला सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा, तो भूतकाल की बात है क्योंकि वो जा चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। इसी तरह से अंजू पढ़ रही है, तो ये वर्तमान काल है। तेज आंधी आई थी है भूतकाल हो जाएगा। पिताजी पत्र लिखेंगे, गागेगी, मैंने बताया आपको भविष्य काल के सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर भविष्य काल लिख देंगे। कल तुम आ जाना, कल की बात हो रही है, आने वाले कल की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भविष्य काल। हम शाम को बाजार जाएंगे, गे आ रहा है, भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया को उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना दे रखा है, वर्तमान काल में आपको चेंज करना था, तो यहाँ पर खेल रहा हो गया। इसी तरह से सब छात्राएं घर चली, यहाँ पर भूतकाल बनाना है जाने का, तो यहाँ हो जाएगा गई, घर चली गई। इसी तरह से मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जाने का हो गया भविष्य काल, जाऊंगा। सुधा ने झूठ क्या बोला था, बोलना का हो जाएगा बोला था, भूतकाल। ठीक है। हम विद्यालय जा रहे हैं, जाना है, यहाँ पर वर्तमान काल में हो जाएगा जा रहे हैं, हम हैं, तो यहाँ पर है के ऊपर अनुसार आ जाएगा और पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। काल लिखना है आपको। करण खाना खाएगा, गा है भविष्य काल के सेंटेंस है। इसी तरह से सुमन अनीता से बात कर रही है आ रहा है वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, गे आ रहा है भविष्य काल। बारिश होने की संभावना भी हुई नहीं है, संभावना बताई जा रही है, जो कि भविष्य काल का सेंटेंस हो जाएगा। मुझसे भूल हो गई, अब भूल हो गई थी, बात पास्ट काल की हो गई ना, तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। आप कैसे पहचानें, क्योंकि कई किताबें अभी प्रेमचंद नहीं है, प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 54, कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। बस की यात्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जो अपलोड किए हुए हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर तो नहीं देखे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लगभग हिंदी के सभी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो मैंने एक ही वीडियो में आपके शब्दार्थ, पाठ का सार, क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो एक बार जरूर से आप देखें अगर आपने नहीं देखा है तो बस की जो यात्रा जो पाठ है आपका, उसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है। इस पाठ में आप बस की मालिक, आपको माना है कि आप बस की मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया है। बस की विशेषताएं बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। तो आप श्याम सुंदर से बस की विशेषताएं बताएंगे। श्याम सुंदर कह रहा है कि आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए था। बस का मालिक यानी कि आप बोल रहे हैं जी खराब कहाँ है, चल तो रही है। श्याम सुंदर, क्या ऐसे चलती है बस, बार बार बंद हो जाती है। मालिक यानी मैं कह रहा हूँ, लेकिन बार बार स्टार्ट होकर सभी को मस्ती से ले जा रही है। श्याम सुंदर कहता है ऐसे तो हम शाम तक भी शहर नहीं पहुँचेंगे, आप चिंता ना करें, सभी समय पर पहुँच जाएंगे। श्याम सुंदर कहता है अब पुनः स्टार्ट होने में कितना वक्त लगेगा। मालिक कह रहा है मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिक देख रहा है, तब तक आप चाय पिए। श्याम सुंदर कहता है नसीहत मत दो, आपकी बस खटारा हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ लेकिन आज तो यही खटारा बस आपको शहर पहुँचाएगी। श्याम सुंदर, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर इस बस में बैठा था। मालिक यानी मैं कह रहा हूँ चलो चलो सभी लोग बस में बैठो, बस स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से ये आपको वार्तालाप कंप्लीट करनी थी आपके अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको अपने आप को बस का मालिक मानना था और श्याम सुंदर जो यात्री है उससे आर्ग्यू करना था कि वो कह रहा है कि बस खराब है, बट आपको बस की विशेषताएं बतानी थी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये होता है कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55 जिसमें है एक कविता जिसे कहानी में बदलकर आपको लिखना है। तो कविता पहले पढ़ते हैं फिर कहानी को देखेंगे। सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी तब करता था वह नित फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता खेतों में गेहूं खा जाता। गेहूं खा का मस्ती छाई तब क्या उसके मन में आई। खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजीब बनाई। पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, यह भी बोला चीपो चीपो। खुली बाग की कलई सारी, तब तो शामत छाई भारी। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। वहाँ वहाँ से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा। गिरते पड़ते घर को उठाया, मरते मरते प्राण बचाया। तो ये कहानी तो आपने देखी होगी कि गधा को एक खाल मिलती है बाघ की, वो अपने आप को बाघ समझने लग जाता है। बट जैसे ही उसकी जो बिरादरी वाले बोलते हैं चीपो चीपो, तो वो भी बोलने लग जाता है चीपो चीपो। ठीक है, जिससे उसकी पकड़ाई आ जाती है बात, और कि वो बाघ नहीं है तो गधा गधा ही रहेगा, इसलिए कहा जाता है कहावत में। तो जैसे ही वो बोलता है चीपो चीपो तो पहचान में आ जाता है कि वो बाघ है, बाघ नहीं है, और उसे डंडे पड़ने लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। ठीक है, खेत से। तो यहाँ पर आपको इसे कहानी के रूप में बदलना है। एक गधा था जो बहुत शरारती था। जैसे ही रात होती वह चुपके से गेहूं के खेत में घुस जाता और मस्ती से गेहूं खाकर आ जाता। एक दिन उसे रास्ते में एक बाघ की खाल पड़ी मिली। उसके शरारती दिमाग में एक बात आई। उसने बाघ की खाल को पहन लिया और बेफिक्र होकर दिन में चरने लगा। पहले तो वो रात में चरता था, अब दिन में भी चरने लगा। उसे देखकर सब डर जाते थे क्योंकि सब उसको बाघ समझ जाते थे। एक दिन जब वह खेत में चल रहा था तो उसी वक्त कुछ गधे चीपो चीपो करने लगे। बस क्या था, गधा अन्य गधों की आवाज़ सुनकर भूल गया कि वह बाघ की खाल में है। वह भी सुर में सुर मिलाकर चीपू चीपू करने लगा। खेत के मालिक ने उसे पहचान लिया और धड़ाधड़ डंडे से मारने लगा। गधे के डर के मारे पैर उखड़ने लगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते वहां से भाग अपनी जान बचाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्र 56 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको एक पद्यांश दे रखा है, गद्यांश पद्यांश, जिसमें आपको पढ़ कर के लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले से रीड करते हैं। मैली झोंपड़ियों के ये हैं मैले मैले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिलते हंसते ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पड़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते हैं या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, यह भारत की शान है। झोंपड़ियों के ये हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान। तो बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें बताया गया है कि जो झोंपड़ियों के बच्चे हैं कि ये गंदे क्यों रहते हैं। एक बच्चा अपनी मम्मा से सवाल करता है, क्वेश्चन करता है कि ये गंदे क्यों रहते हैं, ये क्यों ढाबों पर बर्तन मलते हैं, ये क्यों बोझा ढोते हैं, ये क्यों हमारे संग में पढ़ते नहीं हैं स्कूल में। तो यही बात अपनी वो माँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्त को सुनाओ। तो इस पोइम को आपको हाव भाव के साथ में गाना है और अपने दोस्तों को सुनाना है। इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इससे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखिए। तो कहानी की तरह लिखना है, हमारी कॉलोनी में बाहर निकलकर नाले के पास कच्ची बस्ती है, उसमें रहने वाले बच्चे जब उछल कूदते दिखाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि इनके मेरी तरह दो हाथ दो आंखें हैं, फिर भी ये हमारी तरह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। कई बार मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, मम्मी ये ढाबों पर बर्तन क्यों मांजते हैं, यह सामान उठाने का कार्य क्यों करते हैं, ये स्कूल को चुपचाप दूर से क्यों देखते हैं, जबकि ये भी भारत के बच्चे हैं, वह भारत की शान है। झोंपड़ियों में रहने के बावजूद भी मेरा मन उन पर कुर्बान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कविता को कहानी में बदलना था, तो इस तरह से आपको बदल देना है। जैसा जैसे कविता में कहा गया वैसे वैसे आप कहानी में से लिखते जाएं। तो ये बात होती है कार्यपत्रक 56 की कंप्लीट। तो अब देखेंगे कार्यपत्रक 57, जिसमें है एक कहानी विशेष, जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो कहानी है, बच्चों तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी ने पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है भालू की प्रजाति सफ़ेद भी होती है, जो कि बर्फीले प्रदेश में पाई जाती है। इन्हें पोलर बियल भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है, पानी के किनारे आती है, तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं उन्हें। ये भी बर्फ़ में पाई जाती हैं ज़्यादातर।
भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है क्योंकि गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। ये ठंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ठंड चूँकि कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे ये जो भालू की संख्या है वो कम होती जा रही है, स्पेशली बर्फीले जो भालू हैं उनकी संख्या। तो अब क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं जिन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा कैसी होती है? मोटी। सोने और खाने के शौकीन होते हैं भालू, बियर। ठीक है। किस कारण से भालू की संख्या कमी होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालू की संख्या कमी होती जा रही है। भालू की स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, भालू की सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भालू पानी में तैर सकते हैं, ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो आपको भी ऊँट की विशेषता बतानी है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है व रह सकता है। ऊँट के पाँव लंबे व गद्देदार होते हैं। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। आपको पता है 35 लीटर पानी एक बार में पी लेता है ऊँट, और 1 माह तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ये उसकी अपनी विशेषता है। तो इस तरह से आपको ऊँट की विशेषता भी लिखनी थी भालू के स्वभाव की विशेषताओं के साथ साथ। चलिए, ये होता है कार्यपत्र 57 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 58, जिसमें है एक जानकारी दी गई है जिसे आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जो जानकारी है रेलगाड़ी से संबंधित लग रही है। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है। वह तेज़ व सस्ती होती है, उपयोग करने में आसान होती है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप बड़े शहर में हो, छोटे गांव में हो, संभावना ये कि आपने अपनी रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ी बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ी ठीक से न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ी को चलाना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, जिसमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें तो मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। सबसे लंबी दूरी को तय करती है विवेक एक्सप्रेस, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जो लास्ट है अपना भारत का छोर, वहाँ तक सफ़र करती है। ये 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। 80 घंटे यानी कि आप समझ लीजिए 4 दिन कम से कम आपको लगेंगे इसमें। ठीक है। तो 4 दिन में आप पहुंचेंगे असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु तक। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? लगभग 13,000। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति। आज तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने रेलगाड़ी का यूज़ ना किया हो, चाहे वो किसी में भी बैठा हो, जनरल कोच में बैठा हो, एसी में बैठा हो, सेकंड एसी में बैठा हो, पर उसने रेलगाड़ी की यात्रा की ही होगी। रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। रेलगाड़ियाँ लंबी यात्रा के लिए एक सुविधाजनक साधन है जो सस्ती होने के कारण हर व्यक्ति के पहुंच में है। इनसे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। आपने देखा होगा वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पे रुकती है तो वहाँ पर भी लोग बेचने के लिए आते हैं अपनी चीज़ों को, और खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। लोग छोटी छोटी वस्तुएं भी बेचते हैं, तो काफ़ी रोज़गार भी मिलता है, और इसमें जो कर्मचारी रहते हैं लगे हुए उनको भी रोज़गार मिलता है। तो ये काफ़ी हद तक बहुत सही है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो 9 वर्कशीट 59 59 का सॉल्यूशन, जिसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने 2 दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, सबसे आगे सबसे तेज। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घिसटकर चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आप चाहे छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, आपको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट अगर आप एक ही बार में ले लेते हैं तो वो आपके सिर से नहीं निकलेगा, उसकी चूर चूर होने की भी संभावना कम रहती है।
ISI वाले हेलमेट लेने से। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपका हेलमेट बहुत अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं, जो मृत्यु होती हैं, वो ज़्यादातर सिर फटने के कारण होती है। तो सिर अगर आपका बच गया है तो हाथ पैर तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, सिर अगर फट गया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो आपको हेलमेट पहनना बहुत अति आवश्यक है अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो। और आप तेज़ स्पीड ना रखें। आप 60-80 तक स्पीड कर सकते हैं, बट अगर 100 से ऊपर आप स्पीड रखेंगे तो आगे आने वाली जो आपकी गाड़ियां हैं, आपके सामने से जो आ रही हैं, या आप रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, तो आपकी टकराने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण आप अपने जो जीवन काल है उसे समाप्त भी कर सकते हैं। तो जिससे आपके पेरेंट्स भी दुखी होंगे। ठीक है, आपको तो कुछ नहीं है, आप तो बस गिर जाएंगे या मर जाएंगे, बट आपके जो पेरेंट्स से आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको बहुत दुख होगा अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर बाइक पे जा रहे हैं तो नियमित रूप से आपको हेलमेट लगाना ही लगाना है। आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट लगाएं और आप हेलमेट का यूज़ ज़रूर करें, और इसके साथ ही आप अपनी स्पीड को लिमिट में रखें। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था, स्पष्ट करें। विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाना था और हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। परिवारजन गंभीर दुर्घटना के कारण अपने सदस्य को खो बैठते हैं, और कोई अपना कमाऊ बेटा तो कोई पति, कोई भाई आदि को खो बैठते हैं। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली हेडफोन या ईयरफोन तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। आजकल बच्चे लगा देते हैं, जिसके कारण उन्हें हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देती है और वो टकरा जाते हैं किसी वाहन से। ठीक है, आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं, उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए, लिखिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बीमा दस्तावेज। अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो हम सुझाव देना चाहेंगे कि यातायात के नियम का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। निम्नलिखित संकेत हमें क्या संदेश देते हैं, ये देखिए। पी को क्रॉस किया हुआ है अर्थात नो पार्किंग, दोनों तरफ एरो कर रखा है, यानी दो तरफ का आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर देखिए जेब्रा क्रॉसिंग जिस पे एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ से रोड क्रॉस करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और यहाँ पर देखिए यू टर्न को क्रॉस किया गया है, यानी कि यू टर्न नहीं है, यानी नो यू टर्न है, आप मुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्र 59 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 60, जिसमें है कविता, जिसे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो यहाँ पर एक माँ के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है अपनी बेटी को, तो वो बता रही है कि ये कितनी दूर से आई है और इसमें कितनी सौगातें भरी हुई हैं उसके लिए कितना प्यार भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं। तो घर का अखबार किसे कहा गया है, प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी है, मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने, ठीक है। चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है, चिट्ठी में प्यार भरी बातें होती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई पढ़ने गया है तो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए पूछा जाता है। ठीक है, घर का अखबार भी कहा गया है चिट्ठी को यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बन गया कि घर का अखबार किसे कहा गया है। प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी, उसकी माँ ने लिखी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, प्यारी किट्टी को चिट्ठी किसने लिखी है। मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा है कि तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर तुम होशियार होना, है ना, अपना नाम रोशन करना। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं इस दिए गए कविता से। सेकंड है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो आपको उदाहरण दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको भी क्वेश्चन बनाने हैं। तो गद्यांश को रीड करते हैं। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठी लिखी। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र, पुत्री के नाम,
पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से सवाल लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। नेहरू जी ने इंग्लिश में लिखे थे, बट इनका हिंदी में जो अनुवाद है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा किया गया है। तो जैसे क्वेश्चन बनाया है, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्र में किसके बारे में बताया गया है, भारत के बारे में ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है कि किसके बारे में बताया गया है। तो इसी तरह से लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जाने जाते थे, चाचा नेहरू के नाम से। चाचा नेहरू की लिखी चिट्ठियाँ किसमें संकलित हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किसमें संकलित है। तो ये बन गया पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में। ठीक है, तो इस तरह से आपको